डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एहतजाज के लिए ये टाइमिंग दुरुस्त है और ग्रैंड अलायंस बनता नज़र आ रहा है आपको एहतजाजी सियासत में? देखिए, जो पीटीआई है उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस माजी की निस्बत ज़्यादा है। वो है इलेक्शन का वोट। अच्छा। जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है उससे वो समझते हैं कि उन्हें सपोर्ट हासिल है पॉपुलर लेवल पे। इसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, इसलिए नहीं कि वो ये नहीं समझते, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो गलियों में आके सड़कों पे आके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। लेकिन एक प्रेशर बिल्ड रखेंगे असेंबलीज़ के अंदर भी और असेंबलीज़ के बाहर भी। अच्छा। आज जो लाहौर में हमने देखा, छोटे छोटे जुलूस थे, बहुत बड़े जुलूस तो नहीं थे, लेकिन उनमें जो दिलचस्प बात ये थी, आपको ये गौर करना था कि लोग कौन थे वो। और उसमें ज़्यादा जो आप मुझे नज़र आए, जो मैंने माल रोड पे देखे हैं, उसमें एक तो हाई कोर्ट के जीपीओ चौक में वकील भी थे, दूसरे लोग भी थे। एक वो पीछे यूनिवर्सिटी के सामने ओल्ड कैंपस के सामने से एक जुलूस उनका गोल बाग से निकला था, चला जरा तादाद थोड़ी थी। लेकिन उसमें ज़्यादातर हमें जो लोग नजर आए वो 18 to 30 एज ग्रुप के लोग थे। और ये बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिसका मौजूदा निज़ाम में स्टेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका फ्यूचर है। तो इसकी वजह से इस जो कैटेगरी है, इसमें प्रोटेस्ट सस्टेन करने की एबिलिटी सीनियर लोगों से ज़्यादा होगी, क्योंकि नौजवान है और इसलिए। लेकिन इस स्टेज पे इसका मकसद ये नहीं है कि गवर्नमेंट इस वक्त ओवरथ्रो नहीं हो सकती। अच्छा। इसलिए कि उनको सपोर्ट हासिल है। और गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट को कमज़ोर इस तरह करता है कि अगर जो ये सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जिनको वो इफ़ेक्टिवली अगर एड्रेस नहीं करते और आए बाएँ शाएँ करते हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, तो उससे जो अदम वाबस्तगी का रुझान है हमारे यहाँ, वो रुझान बढ़ जाएगा। ठीक है। और जैसे अदम वाबस्तगी का रुझान बढ़ेगा तो वो लोग जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम का कायम होना और निज़ाम का चलना अशद ज़रूरी है। लेकिन अगर 6 महीने तक भी यही हुआ कि सिर्फ सहारों पे ही जीना है, तो फिर वो सहारे खुद ब खुद विड्रॉ कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में अपोजिशन का एक दरीना मुतालबा है इंतखाबी धांधली को लेकर, क्या मामला अदालतों में ही हल होना है या फिर इनिशिएटिव लिया जा सकता है, पार्लियामान इस पर कोई स्टेप उठाएगी, कोई कमेटी बना दी जाएगी, शहबाज शरीफ साहब इस इशू को एड्रेस करेंगे और मामलात मिलकर आगे चलाए जाएंगे? इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि कोई पार्लियामेंट जो है कोई कमेटी बना देगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे होता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट की होती है पार्लियामेंट में, लिहाजा गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। और जहाँ तक ये अपीलों का ताल्लुक है, हो सकता है 4-5% अपीलें मंजूर हो जाएं, लेकिन तजर्बा हमारा यही बताता है कि ये जो अपीलें होती हैं बस वो चलती रहती हैं, इनका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ग्रीवेंसेस हैं इलेक्शन के सिलसिले में, जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं बल्कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया है, जो बाहर बैठे हुए इलेक्शन को देख रहे हैं, उन सबको प्रोसेस पे शिकायतें हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये शिकायतें कोई एड्रेस करेगा। ख्याल ये है कि वक्त के साथ जो है ये चीज़ें ठंडी पड़ जाएंगी। अच्छा। जिस तरह 2018 में भी शोर मचा था और ये प्रपोजल थी कि असेंबली में ओथ न लें, और 2018 में ये प्रपोजल मौलाना फजल रहमान ने दी थी, लेकिन ये कि बाद में सब सिस्टम का हिस्सा बन गए। और उसी पार्लियामेंट के तहत, जिस पार्लियामेंट का इलेक्शन जाली था, उसी के तहत पीडीएम की हुकूमत भी बनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। तो इस वक्त यही थिंकिंग है। लेकिन इस दफ़ा जो फ़र्क जो बुनियादी तौर पर हमें पड़ता हुआ नज़र आता है वो है इक़्तिसादियात के इश्यूज़ और गवर्नमेंट की एबिलिटी। दूसरा, एक तो गवर्नमेंट की एबिलिटी कि क्या ये सोशल इकनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है या जो पहले से चला आ रहा है, उसको डील करने के लिए कितनी ऑटोनॉमी हुकूमत के पास है, या कितनी और लोगों ने फैसला करना है कि पीटीआई के लोगों को छोड़ना है कि उनके साथ वही सिलसिला जो मौजूद था वो जारी रहेगा। इस सिलसिले में मुझे नहीं अंदाज़ा कि जो आपकी फेडरल हुकूमत बनेगी या जो पंजाब की हुकूमत है, ठीक है, जो पंजाब की हुकूमत में प्यूनिटिव एंड रेगुलेटिव आर्म्स ऑफ दी गवर्नमेंट है, जिसमें पुलिस है,
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये किस हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट गाइड कर रही है आजकल, या कोई और गाइड कर रहा है, इस फैक्ट को ज़रा एग्जामिन करने की ज़रूरत है। फिर हम ये फैसला कर सकेंगे कि क्या पॉलिसी बदलेगी। मेरा ख्याल ये कि फ़िलहाल तो कोई ऐसा हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि पकड़ धकड़ की पॉलिसी में कोई फ़र्क आएगा। सिर्फ इतना फ़र्क हमें नज़र आया है कि कुछ अब कोर्ट से कुछ बेलें मिलनी शुरू हुई है, अगरचे रिलीज कोई नहीं हुआ, क्योंकि एक बंदे पे 10-10 केस हैं, तो 2 में अगर बेल मिल गई है, 8 केस अभी बाकी हैं, 8 में से फिर 2 में मिल जाएगी, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो है ना वो निहायत कंजर्वेटिव अंदाज में और स्टेटस को ओरिएंटेड है, लिहाजा वो केस टू केस उठाएंगे, एक केस पे दे देंगे, दूसरे पे दे देंगे, तीसरे पे। खान साहब ने इनको नामजद क्यों किया डॉक्टर साहब? ये नामजदगी क्या जाहिर करती है? सियासी मसलहत। देखिए ये थोड़ी बात है कि पीएमएलएन जरदारी साहब को नॉमिनेट कर रही है और वो उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सियासी मसलहतें हैं। और पीएमएलएन की तो मजबूरी है कि जरदारी साहब को या पीपीपी को कंसेशंस दे, क्योंकि अगर वो नहीं देगी कंसेशन तो हुकूमत का फ्यूचर ख़तरे में हो जाता है, और हुकूमत का फ्यूचर अगर ख़तरे में हो तो इलेक्शन आने का खतरा हो जाता है। सियासत में फिर कुछ भी हरफे आखिर नहीं। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पेट फाड़ के इतने पैसे निकालो। नहीं वो ठीक है, वो ये सियासतदान भूल जाते हैं कि आपने क्या बात कही है। बाकी रहा जो इन्होंने जो पीटीआई वालों ने जो महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया, ये अच्छी मूव है और इससे प्रेशर बिल्ड हुआ है। अच्छा। इसमें इस वक्त जो हमारा जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक जरदारी साहब लीड पे हैं, लेकिन मार्जिन इस दफा थोड़ा होगा। अगर कोई और कैंडिडेट होता, कोई अननोन सा कैंडिडेट किसी को पीटीआई का खास बंदा होता, तो ये मार्जिन ज्यादा होता। ठीक है। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि जरदारी साहब को लीड तो नजर आ रही है, क्योंकि एमक्यूएम भी देगी, लेकिन मुकाबला कांटेदार होगा, लेकिन मुकाबला सख्त होगा और मार्जिन थोड़ा होगा। एक वोट कीमती